नमस्ते दोस्तों, आदाब अर्ज़ है। फिर हाज़िर हूँ आपके साथ आज 3 मुद्दों पर अपनी राय पेश करते हुए। पहला मुद्दा फार्मर्स इश्यूज़ और जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसी से रिलेटेड है, कंसिडरिंग कि वो आजकल सुर्खियों में है। कोविड और फार्म इश्यूज़ 2 ही मेन मुद्दे रह गए हिंदुस्तान में। कोविड के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ के बाहर है। लेकिन फार्म इश्यूज़ पर 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूँ। अम, आपको याद होगा मैंने एक 30-35 मिनट का पूरा एनालिसिस पेश किया है ऑलरेडी फार्म लॉस पर, जिस पर उसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं आने वाले दिनों में, इनकी हमने पूरी तरह से जाँच की है। लेकिन जो प्रोटेस्ट हैं, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हालाँकि अभी भी प्रोटेस्ट जो हैं, वो वही हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली रीजन में जो बॉर्डर है, वहीं पर ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड है या वहीं तक सीमित है भी कहा जा सकता है। बहरहाल ये सोचना मुनासिब नहीं है कि क्या प्रोटेस्ट सिर्फ़ वहाँ होने चाहिए या कहीं और होने चाहिए और क्या उनकी लेजिटिमेसी बढ़ जाएगी अगर और भी इलाकों में होंगे। जो भी है प्रोटेस्ट वहाँ हो रहे हैं और सर्दियों के दिनों में लोग वहाँ बैठे हुए हैं सड़कों पर, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हालाँकि इमोशंस को साइड में अगर हम रखें, तो फिर भी वही बातें सामने आती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रोटेस्ट किस बात पे हो रहे हैं। इनफैक्ट मुझे जब सीएए को लेके प्रोटेस्ट हुए थे दिल्ली में शाहीन बाग में, तब भी मैंने एक वीडियो उस पर बनाया था। यही मैंने बात सामने रखी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप प्रोटेस्ट कर क्या रहे थे? क्योंकि उन दिनों में अजीबो-गरीब किस्म के लोग बयान दे रहे थे, प्रोटेस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं। और ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है इन ताज़े प्रोटेस्ट पर भी। तो पहले जब प्रोटेस्ट शुरू हुए तो प्रोटेस्ट क्या थे? प्रोटेस्ट ये थे कि आप कानूनों को वापस ले लीजिए क्योंकि इससे एमएसपी खत्म हो जाएगा। फिर सरकार ने कह दिया कि नहीं एमएसपी इससे खत्म नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया, मैंने पिछले वीडियो में भी ज़िक्र किया। इसके बाद ये बात भी सामने आ गई कि एमएसपी तो वैसे भी लीगल प्रोविज़न है ही नहीं, तो ना उसे कोई कानून ख़त्म कर सकती है और ना ये कानून ऐसा कोई को काम करने की कोशिश कर रही है, वो पॉलिसी डिसीज़न है। और गवर्नमेंट के हाथ में है कितनी सपोर्ट प्राइस दी जाए या नहीं दी जाए। लेकिन गवर्नमेंट ये कह चुकी है कि हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहले ये था। फिर ये था कि मैंने जो लास्ट वीडियो था उसमें बताया कि नेक्स्ट फेज़ ऑफ प्रोटेस्ट में बात ये होने लग गई कि आप एमएसपी को लेजिस्लेट कर दीजिए, जिसके मैं खिलाफ हूँ। क्योंकि यू आर एसेंशियली लेजिस्लेटिंग इन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ सिस्टम कि जो बहुत ही रिग्रेसिव है। यानी कि आप एक बैकवर्ड स्टेप ले रहे हैं कि कुछ हो ना हो, हम इतनी कीमत पे फसल आपसे खरीदते रहेंगे। उसके बजाय मैंने सजेस्ट किया था कि आप मिनिमम इनकम दे दीजिए फार्मर्स को उनकी मिनिमम सस्टेनेंस इनकम दे दीजिए। अब जो मैं प्रोटेस्टर्स की बातें सुन रहा हूँ एक तो कुछ अजीबो-गरीब किस्म के लोग भी होते हैं, मैं थोड़ा-सा माफ़ी चाहूँगा, एक डाइग्रेशन करूँगा। एक सिख जेंटलमैन कल बात कर रहे थे एनडीटीवी पे रिपोर्टर से, वो कहते हैं कि आप लोगों को लगता है कि सरदार जो है वो सिर्फ़ बल्ले-बल्ले करते हैं। क्या आपको पता है कि पहली जो फाइबर ऑप्टिक केबल है अटलांटिक पंजाबी में बोल रहे थे अटलांटिक ओशन के नीचे वो एक सिख आदमी ने डेवलप की थी वगैरह। तो मैं मतलब ये बात क्या कर रहे हैं? आर वी देयर टू डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिख्स टू द वर्ल्ड और आर वी देयर टू डिस्कस द फार्म लॉज़? तो ये बहुत कन्फ्यूजन है। मतलब अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे लोग हो और आप किसी और ने जिसमें वैसे आपका कोई रोल नहीं था लेकिन आप क्रेडिट ले रहे हैं कि किसी और ने जो आपके जैसे कपड़े पहनता है उसने एक अच्छा काम किया तो उसका क्रेडिट आप ले रहे हो। लेकिन उसका फार्म लॉज़ से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। अम, जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, वहाँ तक ये बात क्लियर हो चुकी है कि इन लॉज़ का एमएसपी से ना कोई लेना है, ना कोई देना है। तीसरी फिर अभी जो ये कहते हैं शिफ्टिंग गोल पोस्ट, एक नई मैं कहानी सुन रहा हूँ, वो ये है कि अंबानी-अदानी आ जाएँगे और अंबानी-अदानी तो वो बन गए ना पोस्टर बॉयज़ बन गए हैं बैड कॉर्पोरेट्स के। जबकि ऐसी कोई एविडेंस नहीं है लेकिन इनफैक्ट इस बात पे दूसरा मुद्दा इसको जुड़कर है तो उस पे बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन बात ये कह रहे हैं कि अंबानी-अदानी आएँगे और पहले मुफ्त में देंगे और बाद में हमें लूट लेंगे। तो कितनी डिफीटिस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहले गवर्नमेंट ने भी पंजाब और हरियाणा की गवर्नमेंट ने भी एक डिफीटिस्ट आर्ग्यूमेंट दी। उन्होंने कहा कि मंडियाँ खाली हो जाएँगी और मंडी में कोई बेचेगा नहीं तो हमारा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। तो अगर मंडी में कोई नहीं बेचेगा उसका मतलब कानून तो अपना काम कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट वी वांट। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कानून अच्छे नहीं हैं? अगर कानून अच्छे नहीं हैं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो लोग मंडी में बेचना कंटिन्यू करेंगे। मंडी में तभी नहीं बेचेंगे अगर उनके पास कोई बेहतर उससे ऑप्शन है। अब जो ये फार्मर्स की मैं बात सुन रहा था कल, ये कह रहे थे कि पहले प्राइवेट कंपनीज़ आ जाएँगी
और हमको ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देंगी और उसके बाद में हमें डेट ट्रैप में फंसा लेंगी। अब डेट ट्रैप में तो फार्मर्स पहले से ही हैं और एमएसपी मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ, ये तो इट इज़ बेसिकली अ डोल व्हिच इज़ बीइंग गिवन टू पीपल कि भाई आप डोंट खुदकुशी मत कर लो। इतनी हालत ख़राब है कि हमको ये इस तरह की डोल देने पड़ते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इन द फ्यूचर प्राइवेट इंडस्ट्री आएगी और हमको अच्छी ऑफर्स देंगी और ऑप्शंस देंगी और कॉन्ट्रैक्ट्स देंगी और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट फेवरेबल होंगे। फार्मर्स जो हैं वो मंडियों से शिफ्ट हो जाएंगे प्राइवेट की तरफ। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि मंडियां सरकार बंद कर देंगी। रिमेंबर, इससे मंडियां बंद नहीं होती, लेकिन ये इनके जो ग्रैंड विजन है फार्मर्स की, उसके हिसाब से आगे जाके मंडियां बंद हो जाएंगी और उसके बाद में प्राइवेट पार्टीज जो हैं वो फार्मर्स का खून चूसना शुरू कर देंगे और फार्मर्स के पास कोई ऑप्शन या विकल्प नहीं बचेगा। तो आप देखिए कि इट हैज स्टार्टेड विद एमएसपी, देन इट स्टार्टेड विद एमएसपी को लेजिस्लेट कीजिए, देन इट स्टार्टेड विद प्राइवेट इंडस्ट्री, नाउ इट हैज कम टू प्राइवेट इंडस्ट्री जो है हमें ट्रैप कर लेगी और उसके बाद में हमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर ऐसा होता भी है तो प्रोटेस्ट इस बात पे होना चाहिए कि आप सेफगार्ड्स कैसे इंश्योर करेंगे कि ऐसा ना हो, यानी कि आप मोनोपोली या कंपटीशन मेंटेन रहे विद इन द प्राइवेट मार्केट स्पेस, इसे कैसे इंश्योर करेंगे। अगर इस बात पे कोई प्रोटेस्ट करेगा तो इस ये समझ मुझे भी समझ आती है बात, लेकिन क्योंकि शायद किसी दिन कोई प्राइवेट कंपनी आए और फिर वो आपको बहुत सारा पैसा दे और आप उनके जैसे वो अफीम की एडिक्शन हो जाती है वैसे आप एडिक्ट हो जाए उनको और फिर एक दिन वो आपको देना बंद कर दे। ये कोई थियरी, मतलब दिस इज अ थियरी, नन ऑफ दिस इज प्रैक्टिकल। ये कोई ना हुआ है ना हमारे पास कोई इसकी एविडेंस है। इनफैक्ट एविडेंस, जहां भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुई है वहां पर चीजें बेहतर हुई हैं। चाहे वो एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन देखिए, आप लोगों को याद होगा कि इंडियन एयरपोर्ट्स की क्या हाल होते थे और कितना करप्शन होता था वहां पर। मतलब आपको अगर कुछ वो जो कुली होते हैं वहां पर दे डिड नॉट डू देयर वर्क अगर आप उनको पैसा ना दो। अब आप जाइए जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं, दे आर वर्ल्ड क्लास, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ और ट्रांसपेरेंटली सारा काम होता है, एटलीस्ट ज्यादातर जगहों पर। तो एविडेंस जो है, सबूत जो है, वो इनकी आर्ग्यूमेंट के बरक्स है। यूजुअली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल मीन मोर ट्रांसपेरेंसी। आप कह रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल मीन लेस ट्रांसपेरेंसी। चलो अगर उस बात को मान भी लो, देन द आर्ग्यूमेंट शुड बी कि उसको हम कैसे सेफ गार्ड करें, वो आर्ग्यूमेंट करनी है। अब इसमें आप जोड़ लीजिए एंटी बीजेपी, एंटी हिंदू, एंटी नेशनल, खालिस्तानी एलिमेंट्स, ठीक है, जिनको जो भी कानून बीजेपी की सरकार या मोदी गवर्नमेंट लाएगी उसकी तो मुखालिफत करनी ही है। और कांग्रेस पार्टी उनको हवा देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा था ये जो कानून है, तो ये एक्चुअली तो उनके कानून थे जो बीजेपी ने लागू किए हैं। सीएए में भी ऐसा ही हुआ था कि कांग्रेस की रिपीटेड गवर्नमेंट्स ने कहा था कि हमको इस तरह की लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, लेकिन एन मौके पर जो अपोजिशन करनी होती है फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, वो उन्होंने की। अब मैं पिछले दिनों देख रहा था, 3-4 हफ्ते की पुरानी बात है, लेकिन कुछ सिखों की कहना चाहिए क्योंकि इट इज़ अ माइनॉरिटी, कुछ खालिस्तानी सिखों की एक रैली यूएस में अगेंस्ट फासिस्ट मोदी। अब वो फासिस्ट मोदी है, उसके खिलाफ रैली है और उन्होंने क्या किया, जाके महात्मा गांधी की न्यूयॉर्क की जो स्टैचू है उसको डिफेस कर दिया और उस पर मोदी के फ्लैग्स वो कार्टून चिपका दिए और गालियां देना शुरू कर दिया। अब देखिए ये सब जो बातें हैं इसको हमें बहुत गौर से देखना चाहिए। अब जो वो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया, यूनाइटेड पंजाब और मोदी गवर्नमेंट और हिंदू नेशनलिज्म के वो खिलाफ हैं। माइनॉरिटी हैं लेकिन जो भी हैं वो इसके खिलाफ हैं। वो ये जो कानून है इसका सहारा ले रहे हैं अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए। इस कानून का खालिस्तान से क्या ताल्लुक है? मतलब अगर हम 1 सेकंड के लिए कॉन्सेप्चुअली खालिस्तान के आर्गुमेंट को सामने रखें और लेट्स से कि उसमें कोई वेट है, जो नहीं है वो और बात है, लेकिन 1 सेकंड के लिए अगर हम रखें तो इस कानून का खालिस्तान से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इससे आप ये बताइए कि इस कानून का गांधी से क्या ताल्लुक है? ठीक है, कोई ताल्लुक नहीं है। एंड सबसे मजाक की बात यह है कि गांधी का मोदी के से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। इनफैक्ट आरएसएस को तो ऐसा कहा जाता है कि दे वर एंटी गांधी एंड दे वर एंटी गांधी। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि उनके असैसिनेशन में भी आरएसएस का हाथ था, हालांकि बाद में वो डिसअप्रूव हो गई थियरी। लेकिन
एटलीस्ट ये तो नहीं कहा जा सकता है कि मोदी, आरएसएस और गांधी एक तरफ है। तो अगर आप मोदी और आरएसएस और हिंदुत्व के खिलाफ हो तो आप गांधी के पक्ष में होने चाहिए। बट दीज पीपल इन देयर हेट्रेड फॉर इंडिया एंड हिंदू, रिवाइटलाइज्ड हिंदू इंडिया, इनको कोई भी सिंबल जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इसको पकड़ ले और इसको डिफेस करो। और यही हुआ जहां न्यूयॉर्क में ये खालिस्तानियों ने गांधी की स्टैचू को जाकर डिफेस कर दिया फार्म लॉज के प्रोटेस्ट के दौरान। तो इतनी मतलब मुझे हंसी भी आती है इस बात पर कि क्या इरैशनल किस्म की बातें और बयानबाजी और बिहेवियर होती हैं। बट दैट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मुद्दा है जिसकी तरफ हम बढ़ते हैं, वो है कि पंजाब जो सूबा है, राज्य, इसमें कुछ 1500 जियो बीइंग रिलायंस का जो मोबाइल डिवीजन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उसके मोबाइल टावर्स को डैमेज कर दिया। अब मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ ये खबर सुन के, और ये दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि आवर कंट्री इज इन द सॉर्ट ऑफ स्टेट दैट इट इज, कि आगे नहीं बढ़ पाता है। अब आप देखिए कि कितना इल कंसीव्ड एक्शन है ये। पहले तो ये बताइए कि जियो का फार्म लॉस से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। किसी ने ये बोल दिया है अंबानी आएंगे तो पंजाब को लूट लेंगे, तो चलो ये है कि जियो अंबानी की कंपनी है तो उसके टावर तोड़ दो। अच्छा, अंबानी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज नो स्टेक इन फार्म्स, एटलीस्ट नॉट एट द मोमेंट। ठीक है, सो देर इज नो एविडेंस कि अंबानी फार्म्स में आएंगे भी। अच्छा, अगर आ भी गए, देर इज नो एविडेंस कि दे विल डू अ बैड जॉब। रिलायंस इंडस्ट्रीज इज इंडियाज लार्जेस्ट वेल्थ क्रिएटर। सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर हिंदुस्तान का रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ना कि flipkart.com जो सिंगापुर में हेडक्वार्टर्ड है। इट इज एन इंडियन कंपनी रन बाय इंडियंस, wealth generated for Indians, based in India, listed on Indian stock markets. आप अगर ऐसे बिहेव करोगे कि जो आपके देश की संपत्ति है और प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, आप, इट्स योर मनी, आप अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते और ऐसे बेबुनियाद मुद्दे पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि फार्म लॉज आ गए तो हम टावर जला देंगे। अरे आपको टावर क्यों जलाने हैं? वो मोबाइल सर्विस किसके लिए है? पंजाब के लोगों के लिए है। आपको अगर नहीं इस्तेमाल करना है, जियो को मत करो इस्तेमाल, बॉयकॉट कर दो। टावर क्यों जला रहे हो? वो टावर किसने बनाए हैं? उसमें एफर्ट किसका था? पैसे किसके लगे हुए हैं? और नुकसान किसका हो रहा है? सबसे बड़ी बात ये है। तो ये जो डिस्ट्रक्शनिस्ट माइंडसेट है इंडियंस का, और ये हमेशा से रहा है। वो एक हमारे बचपन में एक एनालॉजी होती थी कि जैसे वो किसी एक बड़े से बर्तन में अगर आप केकड़ों को रख दो तो जैसे ही एक केकड़ा बाहर चढ़ना शुरू करेगा, बाकी उसे नीचे खींच देते हैं। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ द, मैं इसको कहूँगा केकड़ा सिंड्रोम, कि ये वही है कि जब भी थोड़ी सी कोई तरक्की होती है तो उसको पीछे। अब वो ये कह रहे हैं कि जियो आए, पहले उन्होंने मुफ्त में दिया और बाद में जो है वो चार्ज करना शुरू करेंगे। हाँ, तो क्या हो गया? मुफ्त में थोड़ी मिलेगी आपको सेलफोन सर्विस जिंदगी भर, पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। और अगर वो ठीक से बिहेव नहीं कर रहे मार्केट की तरफ से, तो दैट इज एन इशू दैट हैज टू बी फिक्स्ड बाय द एंटी कॉम्पिटिशन एंड जो मोनोपोली, एंटी मोनोपोली कमीशन होती है, वहां से इसको ठीक किया जाना चाहिए टू मेंटेन की एक हेल्दी मार्केट प्लेस रहे। ना कि आप जाके टावर जला दो जिसमें ना आपका कोई फायदा हो रहा है और ना ही आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका कोई उससे कोई बात सिद्ध हो रही है। तो ये डिस्ट्रक्शनिस्ट माइंडसेट जो है ये हमें बहुत पीछे लेके जा रहा है। और ये जियो की जब मैंने खबर सुनी तो आई वाज रियली सैडेंड, क्योंकि एक कंपनी इतनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, इट्स बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज की दुनिया में, 4G 5G टावर जो हैं, और बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है इनमें। ठीक है, क्योंकि ये रिलायंस जैसी कंपनी ही कर सकती है। ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है कि रिलायंस ने वहाँ इन्वेस्ट किया है। दे हैव डीप पॉकेट्स, बिना पैसे कमाए दे आर एबल टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तभी तो बाकी कोई कंपनीज इन्वेस्ट ही नहीं करती, जो आई वो भाग गई। अभी हार्ले डेविडसन आके भाग गया, उन्होंने गलती कर दी, कहते हैं हमने मोटरसाइकिल इंडिया में नहीं बेचने। क्यों? कौन खरीदेगा? ना कोई सड़क है, ना कोई जगह है, ना कोई सेफ्टी है। तो द ओनली कंपनी जो ऐसा कोई कदम ले सकती है इज ए कंपनी लाइक रिलायंस, जो ये कह रही है कि हाँ वी हैव इनफ मनी और हम लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, आज हम इन्वेस्ट करेंगे और आगे जाके ये मोबाइल्स का हमको इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें डिविडेंड मिलेगा। और उसके बहुत तरह फायदे होते हैं, आप किसी और को लीज आउट कर सकते हो, आप अपनी बैंडविड्थ किसी और को दे सकते हो। दोज आर जस्ट द रूल्स ऑफ द मार्केट। अगर उनमें कोई घोटाला है, घपला है, तो आप उसको विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को रिड्रेस कीजिए, ना कि आप जाके टावर्स को जला दीजिए। तीसरा मुद्दा भी
बदकिस्मती से थोड़ा-सा जो है वो नेगेटिव ही है। वो ये है कि मुंबई मेट्रो, और ये मेरा बड़ा पर्सनली फ़ेवरेट सब्जेक्ट है, मैंने यहाँ कुछ डेट्स भी नोट की हैं। तो मैं इसको मैं खिताब देता हूँ द भूमि पूजन मेट्रो, इट्स नॉट द मुंबई मेट्रो। तो 2000, अच्छा पहले तो आप ये बात ध्यान रखिए कि बॉम्बे सिटी फॉर द लास्ट 70 years हैज़ बीन द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट टैक्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इनफैक्ट एट इट्स पीक 12% हिंदुस्तान की जीडीपी बॉम्बे से जनरेट होती थी, और कुछ 18 से 20% डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन एंड कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन बॉम्बे से जनरेट होता था। तो ये वो शहर है विच इज बेसिकली ओनली गिव्स टू द कंट्री एंड रिसीव्स नथिंग इन रिटर्न, एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। आप उसमें ऊपर से जोड़ लो ये शिवसेना और महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, जिस पे मैं एक सेकंड में आऊंगा, लेकिन भूमि पूजा की बात करते हैं। 2006 में मुंबई मेट्रो मनमोहन सिंह ने इनॉग्रेट की, 2006, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 15 years ago। 15 साल कितना वक्त होता है, ये एक मैं आपको और मिसाल दूंगा इसकी। 2008 में अनिल अंबानी ने दोबारा इनॉग्रेट किया। 2014 में पृथ्वीराज चौहान ने लाइन 3 को इनॉग्रेट किया। 2015 अक्टूबर में मोदी साहब ने कोई लाइन 4 अंधेरी से दहीसर है उसको इनॉग्रेट किया। इनॉग्रेट से मेरा मतलब है भूमि पूजन किया, इनॉग्रेट कुछ नहीं हुआ, इनॉग्रेट तो एक ही लाइन हुई है। 10 दिन पहले मोदी साहब ने एक ट्वीट कर दी कि इंडिया इज शाइनिंग, हमारे पास 18 शहरों में मेट्रोज हैं। और मैं जनरली बहुत रिजर्व रहता हूँ, पर्सनली किसी को ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं करता, बट आई वॉज सो अपसेट एट दिस ट्वीट कि आपने जो वो सारे लोग वहाँ हिंदुस्तान के उन शहरों में मर रहे हैं, आपके इल कंसीव्ड प्रोजेक्ट्स, करप्शन रिडन प्रोजेक्ट्स और बैडली इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट्स की वजह से, जैसे कि बॉम्बे जहाँ 15-15 साल से सड़कें खुदी हुई हैं, ना कोई मेंटेनेंस है, ना कोई अपकीप है, ना कोई प्लानिंग है, कुछ नहीं। और आप सवाल पूछो तो जवाब आपको ये मिल जाता है कि मेट्रो बन रही है, तो मेट्रो 40 साल बनती रहेगी, तब तक आप अपनी लाइफ को जो है पॉज पर रख दो। तो इन्होंने ट्वीट कर दिया कि 18 शहरों में मेट्रो है, और मैंने जवाब दिया कि मेट्रो सिर्फ एक ही शहर में है इंडिया के, दैट इज दिल्ली या एनसीआर जिसको कह सकते हैं। और वो मेट्रो भी इसलिए है क्योंकि दैट इज सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड, यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, इसलिए वहां बनी है, वरना वहां भी नहीं बनती। पैसा जो है वो उनके पास नहीं था, पैसा जो है वो बॉम्बे और बैंगलोर और बाकी शहरों से पैसा वहां गया, खास करके 10-15 साल पहले जब ये बनना शुरू हुआ था। उसकी वजह से एनसीआर इतना बड़ा हुआ है, ना कि बिकॉज एनसीआर वॉज ऑलरेडी अ वेल्दी एरिया। ठीक है, दे हैड नो इकोनॉमी इन दैट एरिया, मतलब अभी भी क्या है वहां, ना पानी है ना बिजली, ये सब प्राइवेटली चलता है। बट उसके बावजूद 300 स्टेशन की मेट्रो, 7 लाइन्स हैं और 300 स्टेशन की मेट्रो नेटवर्क है दिल्ली में। दैट इज दी ओनली वन। बॉम्बे में 11 किलोमीटर की मेट्रो लाइन है, ठीक है, जिसको इनको लगे 12 साल बनाने में। और ये अगली जो मेट्रो की बात कर रहे हैं, ये कहते जो ये लाइन 3 है, दिस वाज सपोज टू बी बिल्ट इन 2019, यानी 2 साल पहले। ये अभी भी 60% पे भी नहीं हुई है। वहां एक बोर्ड लगा देते हैं, मुंबईच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी। कहीं भी जाओ आप, उज्ज्वल भविष्य जो है बॉम्बे का, वो आपको नजर आता है, वो गड्ढे खुदे हुए हैं हर जगह पर। इससे जुड़ा हुआ है आरएमएल कॉलोनी को लेके, जो अभी बीच में एक एनवायरमेंटल ऑर्डर आया था। तो मैंने इस पे एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखा था, तो मैं दोबारा सारे बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जो डिस्ट्रक्शनिस्ट माइंडसेट है, ये यहाँ पर भी दोबारा नजर आता है। आरएमएल कॉलोनी एक ग्रीन इलाका है अंधेरी में, बॉम्बे में। इनफैक्ट हमारे घर के बिल्कुल पीछे, तो मेरी बचपन की बहुत यादें भी हैं उस इलाके से, हम वहाँ खेलने भी जाते थे। वो ऑफिशियली जो है फॉरेस्ट जोन नहीं है, ठीक है, सो इट इज द कॉर्पोरेशन लैंड, यानी कि बीएमसी की जमीन है, या थी, अभी चेंज हो गया है दोबारा। अब मेट्रो का एक शेड जो है वहां बनाना था, ठीक है, उसके लिए 2500 पेड़ जो है काटने थे। ये सब परमिशन गवर्नमेंट ने दे दी थी, बीएमसी ने दे दी थी, जो कॉर्पोरेशन है एमएमआरसी, यानी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और समथिंग उसका नाम है, जो जॉइंट वेंचर है स्टेट और सेंटर के बीच में। उन्होंने जाके वो काम कर दिया, 70% वो शेड का काम हो गया। और फिर कुछ लोगों ने शोर शराबा करना शुरू किया कि आरए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पहले तो फैक्ट्स ये हैं कि दैट इज 2% ऑफ आरएज लैंड जहां वो मेट्रो शेड है। 2500 trees is nothing in the context of a project like this, ठीक है। प्लस एमएमआरसी ने पूरा ट्रांसपेरेंटली बताया कि कहाँ बाकी पेड़ प्लांट किए जाएंगे, तो जो लॉज हैं इंडिया के कि एक पेड़ अगर आप काटो तो 5 आपको प्लांट करने पड़ते हैं और समथिंग लाइक दैट, वो भी उन्होंने सारा डिटेल दिया। इनफैक्ट दे वेंट ओवर एंड अबव दैट, उन्होंने 25,000 पेड़ प्लांट किए, और उनकी मेंटेनेंस के लिए कुछ फंड्स भी देने पड़ते हैं, 5 लाख रुपए एक पेड़ के, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ये कानून है, ये सब उन्होंने किया, एंड एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से किया, हैट्स ऑफ। उनकी आईएएस ऑफिसर थी अश्विनी भिड़े, हु वाज लीडिंग दैट प्रोजेक्ट, और मैं बहुत इंप्रेस था उनकी ट्रांसपेरेंसी और उनकी क्लियर विजन से। हम ब्यूरोक्रेट्स को गाली देते रहते हैं, शी वाज ट्राइंग टू डू द बेस्ट।
अब उसको निकाल दिया एंड शी इज़ बीन ट्रांसफर्ड, कहीं उसको भेज दिया कोई ज़िले में सेंट्रल महाराष्ट्र में और किसी और को लाके बिठा दिया। अब आदित्य ठाकरे और उसका वो बेवकूफ़ बाप उद्धव ठाकरे, दे आर सेलिब्रेटिंग कि हमने काम रोक दिया, आरए बच गया। भाई साहब, आरए के अंदर 3 इल्लीगल मंदिर हैं, वेटरनरी हॉस्पिटल है, पावर प्लांट है, रॉयल पाम्स नाम का बहुत बड़ा प्राइवेट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, फिल्म सिटी है, एक मस्जिद है, तबेले हैं और सड़कें हैं। ये सब आरए के अंदर है। किसी को कोई परवाह नहीं थी जब ये सब हो रहा था। लेकिन जब एक काम की चीज़ बन रही थी मुंबई मेट्रो और वो शेड बन रहा है उसका, आप समझिए, जो लाइन की टर्मिनेशन होती है वहाँ शेड बनता है। क्योंकि शेड में उनकी मेंटेनेंस हो सकती है ट्रेन्स की, जब डिब्बों को घुमाना होता है यानी कि उनको यू टर्न करना होता है, उसकी जगह चाहिए होती है। सो देयर इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो हर जगह बना सके, उसको थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए। बॉम्बे जैसे शहर में जगह ज़्यादा है नहीं। चलो आपके पास अगर कहीं और जगह भी है जो ये कह रहे हैं कांजूर मार्ग में, आप क्या सो रहे थे? 70% काम हो गया। वो जो पेड़ों की बात कर रहे थे कि वो पेड़ तो कट चुके हैं। दैट इज़ ऑलरेडी गॉन। 2622 ट्रीज़ हैव बीन ऑलरेडी चॉप्ड। 70% काम हो गया। अब बोलते हैं कि नहीं यहाँ नहीं, कांजूर मार्ग में बनाएंगे। अरे वो क्या कोई हलवा है कि उसको यहाँ से उठा के आप ये दूसरे हलवाई के पास दे दोगे तो वहाँ बन जाएगा? तो होल प्लान विल नीड टू बी चेंज्ड। अब कह रहे हैं कि 2 साल उसमें ज़्यादा लगेंगे और ये करने की वजह से। और उसका फ़ायदा क्या? फ़ायदा कुछ नहीं। 4.5 लाख व्हीकल्स इससे रोड से हट जाएंगी इस मेट्रो लाइन से ऐड होने से, और 1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड पर एनम इससे एमिशंस में घटाई होगी। आप में से जो लोग कार्बन एमिशंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रीज की जो बहुत वैल्यू है दैट इज बेसिकली बिकॉज दे ऑफसेट कार्बन। ठीक है, थोड़ी सी ब्यूटी की वैल्यू है, बट दैट कैन बी मैनेज्ड। आप कहीं और भी पेड़ लगा सकते हो। सारी सड़कें हैं जो सब दे यूज्ड टू बी ऑल टोटली ग्रीन, जो हमारी मरोल की और अंधेरी की सड़कें थी, ऑल द ट्रीज हैव वैनिश्ड। किसी को कोई परवाह नहीं है। ठीक है, और वहां पर हॉकर्स बैठे हुए हैं और इलीगल स्ट्रक्चर्स बन गए हैं और इलीगल बिल्डिंग्स बन गई हैं जो एफएसआई को ब्रीच करती हैं, लॉज को। किसी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन मेट्रो शेड बन रहा है एक प्रोजेक्ट के लिए जिसको शहर की इतनी और इस देश को जरूरत है और जिस पे पैसा खर्च हो चुका है, वो आपसे जो है ना हजम नहीं होती बात, तो उसको रोक लेंगे। और ये जो बेवकूफ किस्म की लीडरशिप है महाराष्ट्र स्टेट की और हमेशा से रही है, दे आर सेलिब्रेटिंग दिस एज सम सॉर्ट ऑफ एन अचीवमेंट। तो हिंदुस्तान में दोस्तों, किसी चीज को रोकना जो है ना, ये हमेशा से अचीवमेंट रही है। और यही अनफॉर्चुनेट फैक्ट है जो हमारे देश को वहां रख रहा है जहां वो आज खड़ा है। ये 3%, 4%, 5% जीडीपी ग्रोथ, ये इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। आप सरकार को डिसबैंड कर देंगे तो भी देश जो है 4-5% पे ग्रो होगा। सो इंडिया इज रनिंग इन स्पाइट ऑफ इट्स गवर्नमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स गवर्नमेंट। एंड अगर हमारी कोई भी एस्पिरेशंस हैं, एक फॉरगेट अबाउट चाइना एंड अमेरिका, एक डिसेंट लिवेबल कंट्री बनने की, तो ये जो डिस्ट्रक्शनिस्ट माइंडसेट है इससे हमको हटना पड़ेगा। वी हैव टू डिमांड ट्रांसपेरेंसी एंड वी हैव टू बी कमिटेड टू सपोर्टिंग द सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स जो अपने देश को और उस देश में रहने वाली जनता का उद्धार करती हैं। उम्मीद है कि आपको ये तीनों मुद्दों पर जो मेरी राय और प्रतिक्रिया थी पसंद आई। थोड़ी सी आज नेगेटिव बातें थी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली खबरें ऐसी हैं, लेकिन मैं कुछ लिंक्स भी पोस्ट करूंगा खास करके ये मुंबई मेट्रो वाली जो सारी बातचीत थी उस पर, ताकि आप उसके जो फैक्ट्स हैं वो खुद पढ़ सकें। और उम्मीद करते हैं कि हालात सुधरेंगे, लेकिन इस वक्त जो है मुझे हालात कोई खास सुधरते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो दृष्टिकोण के पेज को ज़रूर लाइक कीजिए। नमस्ते।